दोस्तों ये स्टोरी का 66 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप ज़रूर जाकर के चेकआउट करें। हीर अब भी हर्षवर्धन को उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी कि शायद हर्षवर्धन खुद ही कुछ कह दे, लेकिन हर्षवर्धन कुछ भी नहीं कहना चाहता था। उसके सिर में बहुत दर्द था, लेकिन वह धीरे-धीरे हीर के सामने चाय पी रहा था। आज उसने कितने महीनों बाद हीर के हाथ की चाय पी थी, जो उसकी दर्द की दवा थी। हीर ने डिसाइड किया कि वह खुद ही हर्षवर्धन से पूछ लेगी। हीर जैसे ही बोलने को हुई तभी हर्षवर्धन के केबिन का गेट खुला और पैंथर अंदर आया। पैंथर ने हीर को देखकर कहा, आपकी शूटिंग का टाइम हो गया है। हीर ना चाहते हुए भी खड़ी हो गई, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वह इस वक्त हर्षवर्धन के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती है। हीर ने एक बार हर्षवर्धन की तरफ उदास मन से देखा और हर्षवर्धन ने पलकें झपकाई। दोनों ने आंखों-आंखों में ही बात कर ली और हीर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ राजवीर का दिमाग खराब हो गया था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने पहले रूही पर गुस्सा किया और फिर हर्षवर्धन पर, लेकिन आज राजवीर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ रूही तो रो रही थी। करीब 1 घंटा रोने के बाद रूही ने खुद को संभाल लिया और फिर मिरर के सामने जाकर खुद से बोली, रूही तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। तूने भी तो राजवीर को कितना परेशान किया है, कभी भी राजवीर की फीलिंग की कदर नहीं की। आज राजवीर तुझे वही दे रहा है जो तूने उसे दिया है। लेकिन राजवीर तो नहीं रोया, तो तू क्यों रो रही है? तू भी मत रो, अभी तो लड़ाई बहुत लंबी है। तू तो अभी से हार मान गई। मैं हार नहीं मान सकती। मैं हार क्यों मानूंगी? मैं अभी राजवीर के लिए लंच बनाऊंगी और राजवीर के पास जाऊंगी, उसे प्यार से सारी कहूंगी तो राजवीर मान जाएगा। वैसे भी राजवीर की फितरत में गुस्सा करना है ही नहीं। शायद राजवीर का मूड खराब हो गया, इस वजह से वह इतना गुस्सा कर रहा था। चल रूही, फटाफट राजवीर के लिए अच्छा सा लंच बना। अपने आप से बातें करने के बाद रूही किचन में चली गई। रूही ने 1 घंटे में राजवीर के लिए अच्छा सा लंच तैयार किया। अपने कमरे में जाकर अच्छे से रेडी हुई। रूही वैसे तो राजवीर को इम्प्रेस करने के लिए हमेशा इंडियन ड्रेस पहनती थी, लेकिन आज उसे अपनी सारी ड्रेस पुरानी लग रही थी। इसलिए उसने जीन्स और लॉन्ग कुर्ती पहनी, जिसमें उसे इंडियन और वेस्टर्न दोनों लुक मिल रहे थे। रूही अच्छे से रेडी होकर लंच लेकर रघुवंशी इंडस्ट्रीज आ गई। रूही जैसे जैसे केबिन से गुजर रही थी, आने जाने वाला हर एक एम्प्लॉयर रूही को ग्रीट कर रहा था और रूही भी मुस्कुराकर उन्हें रिप्लाई कर रही थी। रूही बहुत ज्यादा तो खुश नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस था कि वह राजवीर को मना लेगी। आखिर उसने राजवीर की पसंद का खाना जो बनाया था, और वैसे भी राजवीर और रूही की आर्गुमेंट को कई घंटे बीत चुके थे, इसलिए भी रूही को लगा कि राजवीर का मूड ठीक हो गया होगा। रूही को टेंशन तो हो रही थी, पता नहीं राजवीर मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी था कि राजवीर जरूर मान जाएगा। यही सब सोच सोच कर उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और राजवीर के केबिन की ओर बढ़ गई। रूही राजवीर के केबिन के हैंडल को पकड़ा और रूही गहरी सांस लेकर बाहर फिर राजवीर के केबिन का गेट खोल दिया। रूही की नजर राजवीर से टकराई। वहीं राजवीर जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने अपना चेहरा उठाकर रूही को देखा। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। राजवीर को देखकर रूही की दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ गई। फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर केबिन के अंदर आई। राजवीर रूही को ही देख रहा था। रूही ने हिम्मत करते हुए कहा, राजवीर। राजवीर बोला, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। इस वक्त राजवीर के लहजे में नरम आई थी। रूही ने हिम्मत करते हुए फिर कहा, राजवीर, वह मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। रूही को राजवीर से माफी मांगने के लिए थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ रही थी। ऐसा तो नहीं था कि रूही की गलती थी, लेकिन फिर भी रूही की थोड़ी सी शरारत की वजह से राजवीर का ईगो हर्ट हो गया था। राजवीर ने फिर कहा, बोलो रूही, मैं सुन रहा हूँ। रूही ने कहा, राजवीर। रूही अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई, इतने में केबिन का गेट खुला। दोनों ने केबिन की गेट की तरफ देखा तो वहां हर्षवर्धन खड़ा था। इस वक्त हर्षवर्धन गुस्से में था। रूही हर्षवर्धन को देखकर समझ गई।
उसके चाचू गुस्से में हैं, लेकिन गुस्से में हुए क्यों हैं रूही नहीं जानती थी। वहीं हर्षवर्धन को देखकर राजवीर अपने चेयर से खड़ा हो गया। हर्षवर्धन केबिन के अंदर आया और उसने रूही की बाजू को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और लगभग चिल्लाते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है रूही तुम्हारी? क्यों मेरा जीना हराम किया हुआ है? क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए कि तुम सुधर जाओ? हर्षवर्धन ने रूही पर गुस्सा किया था, लेकिन आज जितना गुस्सा तो कभी नहीं किया था। आज तो हर्षवर्धन के लहजे में बिल्कुल नरमाई नहीं थी। इनफैक्ट वह और ज्यादा गुस्से में रूही से बात कर रहा था। रूही हर्षवर्धन को ऐसे देखकर रूही के दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके चाचू उसे किस बात पर गुस्सा कर रहे हैं। रूही कुछ समझ पाती उससे पहले ही हर्षवर्धन ने फिर कहा, बताओ रूही, क्या करूं मैं ऐसा कि तुम सुधर जाओ, तुम्हें अच्छे बुरे की समझ हो जाए? पहले तुमने हमसे अभय के बारे में छुपाया, उसके बाद अभय के साथ भागने के लिए तैयार हो गई। जब मैंने तुम्हारी शादी राजवीर से की तो तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, और अब आए दिन तुम राजवीर को परेशान करती हो। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से राजवीर पहली बार मेरे साथ बदतमीजी से पेश आया। आज से पहले राजवीर ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी की वजह से राजवीर मुझ पर चिल्ला रहा था। अब तो रूही की आंखें नम हो गई। रूही अपने चाचू के गले लगकर रोना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि वह तो राजवीर से प्यार करती है, उसने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था ताकि राजवीर से थोड़ी सी नजदीकी हो जाए, लेकिन राजवीर ने तो ना जाने चाचू से क्या क्या कह दिया, जिस वजह से हर्षवर्धन को गुस्सा आ रहा था। हर्षवर्धन फिर से चिल्लाया, कुछ पूछ रहा हूँ रूही, साफ साफ क्यों नहीं बता देती तुम्हें क्या चाहिए? रूही जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, और रूही राजवीर के बीच इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी कि राजवीर चाचू को इन्वॉल्व कर ले। राजवीर ने तो पता नहीं चाचू को क्या कुछ कह दिया, लेकिन रूही तो अपनी सफाई भी नहीं दे सकती थी। क्या कहती वह अपने चाचू से कि वह राजवीर के नजदीक जाना चाहती थी और राजवीर उसे इग्नोर करता है। रूही ने एक नजर राजवीर को देखा। उस नजर में एक उम्मीद थी। जब जब हर्षवर्धन ने रूही पर गुस्सा किया था तो राजवीर ने ही उसे बचाया था, लेकिन आज राजवीर अपनी चेयर के पास ही खड़ा रहा, एक बार भी हर्षवर्धन को रोकने की कोशिश नहीं की। रूही कुछ बोल नहीं रही थी, उसके पास तो शब्द ही नहीं थे, और यही बात हर्षवर्धन को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। हर्षवर्धन ने फोन निकाला और किसी को कॉल करके कहा, मुझे अभी के अभी राजवीर और रूही के डाइवोर्स के पेपर चाहिए। यह सुनते ही रूही के कान खड़े हो गए। रूही राजवीर की तरफ देखकर ना में गर्दन हिला दी। वहीं राजवीर ने अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ वह राजवीर की वजह से हुआ, उसमें रूही की गलती नहीं थी, और राजवीर यह बात समझ भी रहा था। हर्षवर्धन ने फिर से रूही को गुस्से में देखकर कहा, मत बोलो, कुछ मत बताओ, तुम कुछ तुम्हारी आदत हो गई है रूही, तुम किसी को कुछ नहीं बताती, लेकिन मैं अब और राजवीर की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने डाइवोर्स पेपर बनवा दिए हैं, तुम अभी के अभी उन पेपर पर साइन करोगी? रूही की आंखों में आंसू गिर गए। उसने हर्षवर्धन की तरफ देखकर ना में ही गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन का दिमाग पूरे तरीके से खराब हो चुका था। हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया और उसने और ज्यादा चिल्लाते हुए कहा, तुम रूही मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं राजवीर को जबरदस्ती के रिश्ते में बांध कर नहीं रख सकता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि तुम्हारी जिंदगी बनाने के चक्कर में राजवीर की जिंदगी बर्बाद कर दूं। तुम्हारा राजवीर का कोई मेल नहीं, राजवीर जितना साधारण है तुम उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड हो। थोड़ी देर में केबिन में एक आदमी आया और उसने पेपर हर्षवर्धन के हाथ में रख दिए। हर्षवर्धन ने पेपर रूही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, साइन करो। रूही ने ना में गर्दन हिला दी। रूही की आंखों से झरने की तरह पानी बह रहा था। बोलने की हालत रूही की थी ही नहीं, वह बोलती भी तो हर्षवर्धन को कैसे समझाती। रूही ने तो उम्मीद भरी नजरों से राजवीर को भी देख लिया था, और राजवीर ने अपनी नजर झुका ली। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वह सिचुएशन से कैसे निकले। वह तो इतने अच्छे से खुद को तैयार करके लाई थी ताकि उसके और राजवीर के बीच में जो कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। अब रूही का दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। इतने में हर्षवर्धन फिर चिल्लाया, रूही साइन करो। इतना कहकर हर्षवर्धन ने पेन रूही की तरफ बढ़ा दिया।
रूही के हाथ कांपने लगे, पर रूही ने जो लंच पकड़ा हुआ था उस पर उसकी पकड़ कस गई। हर्षवर्धन को अब खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। हर्षवर्धन को भी गुस्सा आ रहा था कि रूही की वजह से राजवीर ने उसके साथ ऊंची आवाज में बात की। वह राजवीर जो कभी हर्षवर्धन की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता था, हर्षवर्धन की रिस्पेक्ट करता था, हर्षवर्धन को नाज था राजवीर पर, लेकिन आज वह सब कुछ एक झटके में रूही की वजह से खत्म हो गया। हर्षवर्धन का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया और उसका हाथ रूही को मारने के लिए उठ गया। लेकिन हर्षवर्धन रूही को मारता उससे पहले ही राजवीर ने हर्षवर्धन का हाथ पकड़ लिया। हर्षवर्धन ने राजवीर को देखकर कहा, बहुत हुआ राजवीर, अब 1 मिनट भी मैं तुम्हें जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं रहने दूंगा। या तो रूही इस पर साइन करेगी, वरना आज इसे मेरा गुस्सा बर्दाश्त करना ही होगा। रूही के आंसू रुक ही नहीं रहे थे, वह तो बिना रोए ही बहते जा रहे थे। रूही की आंख नाक लाल हो गई थी, उसके गाल भी हल्के गुलाबी हो गए थे। और राजवीर ने रूही को देखकर कहा, तुम घर जाओ। और तभी हर्षवर्धन ने कहा, रूही घर नहीं जाएगी, रूही अब मेंशन वापस जाएगी, अभी के अभी इस पर साइन करेगी और मेंशन जाएगी और वह तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगी। बहुत हो गया, मैं अब और तुम दोनों के रिश्ते के बारे में सोच सोचकर पागल नहीं होना चाहता। मेरे सिर पर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सोचा था तुम दोनों की शादी कर दूंगा तो रूही की जिम्मेदारी से आजाद हो जाऊंगा, लेकिन इस रूही ने तो मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया। मैं लगभग पागल हो रहा हूँ। राजवीर ने हर्षवर्धन को संभालते हुए कहा, चाचू प्लीज गुस्सा मत होइए। फिर उसने रूही को देखकर कहा, रूही मैंने कहा ना घर जाओ। रूही जो अब तक हैरानी से अपने चाचू का गुस्सा देख रही थी, उसने चाचू का चिल्लाना बर्दाश्त कर रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से लंच को राजवीर की टेबल पर रखा और धीरे से राजवीर की तरफ देखकर कहा, इसमें तुम्हारी पसंद का खाना है, खा लेना। सुबह भी कुछ नहीं खाया था। रूही ने राजवीर की तरफ नहीं देखा, अब वह राजवीर की तरफ देखना ही नहीं चाहती थी और चुपचाप केबिन से बाहर चली गई। रूही अपने आंसू साफ करती हुई केबिन के बाहर आकर दीवार से सट कर खड़ी हो गई। रूही धीरे धीरे सुबकने लगी, लेकिन रूही वहां रोना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बैठने के बाद रूही खड़ी हुई और जल्दी से अपने आंसू पोंछ कर जाने लगी और तभी उसकी टक्कर सिवाय से हो गई। सिवाय ने रूही को देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि रूही बहुत रोई है। रूही का चेहरा रोने की वजह से सूज गया था। सिवाय ने फिक्र करते हुए कहा, क्या हुआ रूही, क्यों रो रही हो, राजवीर से लड़ाई हुई? रूही के सिर में इस वक्त बहुत दर्द था। जो कुछ भी केबिन में हुआ था उसकी वजह से रूही का सिर भी दर्द से फट रहा था। रूही ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, भैया मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी, मुझे घर जाना है। लेकिन रूही की हालत देखकर सिवाय की फिक्र बढ़ती जा रही थी। सिवाय ने रूही की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ अपने केबिन में लेकर आया। सिवाय ने रूही को सोफे पर बैठाया और खुद पंजों के बल बैठ गया। रूही रोना कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन आज उसका रोना जैसे उसके हाथ में ही नहीं था। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। सिवाय का सपोर्ट मिलकर वह और ज्यादा रोने लगी। उसने झुककर सिवाय को गले लगा लिया। सिवाय ने भी अपनी बहन के बालों को सहलाते हुए कहा, रूही क्या हुआ है, मुझे बताओ तो। लेकिन रूही तो जैसे आज चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिवाय के कई बार पूछने पर रूही ने कहा, सिवाय भैया आज पहली बार महसूस हो रहा है कि काश मेरी माँ होती, काश चाची घर पर होती तो मैं उन्हें अपने दिल की बात बता देती। अब मैं आपको क्या बताऊं। जैसे जैसे रूही बोल रही थी, सिवाय को इतना तो समझ आ गया कि कुछ ऐसा है जिसे वह अपने भाइयों और चाचू के साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन सिवाय भी क्या करता, वह जानना चाहता था कि आखिर वह रो क्यों रही है। सिवाय ने रूही को खुद से दूर किया और एक चेयर लेकर आया। सिवाय चेयर पर बैठा, उसने रूही के दोनों हाथों को पकड़ कर कहा, एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि मैं लड़का हूँ, एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि तुम अपने दिल की बात मुझे नहीं बता सकती, एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि सामने तुम्हारा भाई बैठा है। अब जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है वह बता दो, जो भी तुम्हारे दिल में है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम रो क्यों रही हो और जानकर ही रहूंगा। सिवाय की बात सुनकर रूही और जोर जोर से रोने लगी।
शिवाय को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह रूही को कैसे समझाए। शिवाय ने पानी लिया और रूही को दिया। रूही ने पानी पी लिया। शिवाय ने कहा, रूही अपने दिल की बात नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताओ। रूही ने सुबकते हुए कहा, शिवाय भैया, राजवीर मेरे पास नहीं आते, मेरे करीब नहीं आते, और कल मैंने उन्हें अपने करीब करने के लिए थोड़ा सा मजाक कर दिया और उनका ईगो हर्ट हो गया। इतना हर्ट हो गया कि मुझे वह डाइवोर्स देने पर उतारू हो गए। कल रात से लेकर अब तक की जितनी भी बातें थी रूही ने शिवाय को बेझिझक बता दी। शिवाय ने रूही को फिर से अपने सीने से लगा लिया, उसकी कमर को रब करते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। राजवीर को अपने किए की सजा भी मिलेगी और वह तुमसे आकर माफी भी मांगेगा। बहुत हो गया राजवीर का। मानता हूं कि मैं उसे बहुत समझदार समझता हूं, लेकिन कोई मेरी बहन को रुलाए या बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम घर जाओ। शिवाय ने रूही को बहुत समझाया और घर भेज दिया। शिवाय को अब गुस्सा आने लगा। उसे राजवीर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शिवाय ने जब से अपनी बहन की आंखों में आंसू देखे थे, उसका मन कर रहा था कि राजवीर को उठाकर पटक दे, लेकिन राजवीर भी शरीर में शिवाय से थोड़ा ज्यादा ही था, कम नहीं था। शिवाय काफी देर तक अपने केबिन में चक्कर लगाता रहा और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा, लेकिन आज तो जैसे शिवाय का गुस्सा भी कंट्रोल से बाहर था। अब तो शिवाय से बर्दाश्त नहीं हुआ। शिवाय सीधा जाकर राजवीर के केबिन में, राजवीर और हर्षवर्धन जो दोनों ही जहां बात कर रहे थे, शिवाय ने कुछ नहीं सोचा और जाकर राजवीर के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। यह देखकर हर्षवर्धन की तो आंखें खुली की खुली रह गई। हर्षवर्धन ने शिवाय के सीने पर हाथ रखकर उसे लगभग पीछे की ओर धकेलते हुए चिल्लाते हुए कहा, तमीज केबिन में छोड़कर आए हो? शिवाय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजवीर पर हाथ उठाने की? शिवाय को तो गुस्सा आ रहा था। उसने हर्षवर्धन को खुद से दूर किया और जाकर राजवीर के मुंह पर एक और पंच जड़ दिया और फिर चिल्लाते हुए कहा, हाथ नहीं, आज तो मैं इस पर पैर भी उठाऊंगा। साले की हिम्मत कैसे हुई रूही को रुलाने की? खुद को समझता क्या है? शिवाय गुस्से में राजवीर को 2 पंच मार चुका था। शिवाय ने राजवीर को मारने के लिए जैसे ही तीसरी बार पंच बनाया, राजवीर ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और गुस्से में एक पंच शिवाय के मुंह पर जड़ दिया। शिवाय भी 2 कदम पीछे हट गया। अब तो शिवाय का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। शिवाय आगे आया और उसने राजवीर की कॉलर पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। राजवीर भी शिवाय से पिटने के लिए रघुवंशी इंडस्ट्रीज नहीं आया था। उसने भी शिवाय के एक हाथ को पकड़ा, पीछे की ओर मोड़कर दीवार से लगा दिया। हर्षवर्धन उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों ही अलग नहीं हो रहे थे। दोनों ही एक दूसरे पर गुस्सा निकाल रहे थे। यह पहली बार था जब शिवाय ने राजवीर पर हाथ उठाया था, वरना तो शिवाय हमेशा से ही राजवीर की रिस्पेक्ट करता था और राजवीर भी बदले में शिवाय की रिस्पेक्ट करता था। लेकिन आज दोनों ने अपनी अपनी रिस्पेक्ट साइड में रखी और एक दूसरे को मारने लगे। वहीं हर्षवर्धन तो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। शिवाय ने राजवीर को मारकर कहा, साले, मेरी बहन को डिवोर्स देगा? तेरी औकात भी क्या है मेरी बहन को डिवोर्स देने की? मेरी बहन ही पागल है जो तेरे पीछे लैला बनकर घूम रही है, वरना तू तो नित्या को ही डिजर्व करता है। जब वह तुझे बेचकर खा जाती तब तुझे पता चलता। राजवीर ने भी शिवाय के मुंह पर मारकर कहा, जरूरत से ज्यादा बकवास करने लगे हो मिस्टर शिवाय रघुवंशी। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आता। ऑफिस में काम करता हूँ, सैलरी लेता हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि जो मन में आएगा मुझे कुछ भी सुनाकर चले जाओगे। हर्षवर्धन ने एक बार फिर से दोनों को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन दोनों का गुस्सा चरम सीमा पर था। शिवाय से अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देखे गए और राजवीर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शिवाय ने उस पर हाथ उठाया। हर्षवर्धन ने शिवाय को पीछे से पकड़कर खींचते हुए कहा, शिवाय, क्या कर रहे हो? घर का जमाई है, अपने घर के जमाई पर हाथ उठाओगे? शिवाय ने अपने लात से राजवीर के पैर पर मारते हुए कहा, हाथ नहीं उठाऊंगा चाचू, पैर उठाऊंगा, लात से मार मार कर सीधा कर दूंगा। हम सब सोचते हैं कि यह बहुत समझदार है, पर यह समझदार नहीं, इसमें तो दुनिया भर का एटीट्यूड है जिसे हमारी रूही झेलती है। शिवाय ने झटका मारा
और उसकी पकड़ हर्षवर्धन से छूट गई। शिवाय आगे आया और राजवीर को मारने के लिए हाथ उठाने लगा। राजवीर ने उसका हाथ वहीं पकड़ा और मरोड़ते हुए टेबल पर उसका मुंह लगाते हुए कहा, रूही मुझे नहीं झेलती, मैं रूही को झेलता हूँ। जानते क्या हो रूही के बारे में? रूही मुझे बात बात पर ब्लैकमेल करती है। शिवाय ने भी खुद को मजबूत किया और जैसे तैसे पलटकर राजवीर के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, क्या ब्लैकमेल किया उसने? बताता क्यों नहीं? ऐसा क्या कर दिया मेरी बहन ने कि तू उसे डिवोर्स देने पर उतारू हो गया? इतना कहकर उसने भी राजवीर को दीवार से लगा दिया। अब तो हर्षवर्धन से बर्दाश्त नहीं हुआ। हर्षवर्धन दोनों के सामने गया। उसने राजवीर की बाजू पकड़ी और खींचकर एक चाटा राजवीर के गाल पर जड़ दिया। राजवीर कुछ समझता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने शिवाय की कॉलर पकड़ी और एक पंच शिवाय के मुंह पर मार दिया और फिर चिल्लाता हुआ बोला, अगर दोनों फिर से हाथापाई करने लगे तो सच कहता हूँ पुलिस को बुला दूंगा और तुम दोनों की बेल भी नहीं करवाऊंगा। दोनों ही खा जाने वाली नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, साले मेरी बहन को रुलाएगा? मेरी बहन को? वह जो दिन रात तेरे लिए उस छोटे से घर में एडजस्ट कर रही है, उसे रुलाएगा? राजवीर ने भी गुस्से में कहा, साला तू मेरा है, मैं तेरा नहीं हूँ। जुबान संभाल कर बात कर, रघुवंशी फैमिली का जमाई हूं मैं। शिवाय ने हाथ तो नहीं उठाया क्योंकि उसे हर्षवर्धन ने वार्न किया था, लेकिन फिर से उंगली दिखाकर राजवीर से कहा, जमाई की ऐसी की तैसी हमारी बहन को रुलाएगा तो हम तुझे जमाई मानेंगे? तुझे जमाई नहीं जमा देंगे, समझा तू? राजवीर ने भी गुस्से में एक पंच दीवार में मारा और फिर शिवाय की तरफ उंगली दिखाकर कहा, साले तेरी इतनी औकात नहीं कि तू राजवीर को जमाएगा। राजवीर अकेला ही चार पर भारी है। ऐसी हड्डियां तोड़ूंगा जो कभी नहीं जुड़ेंगी, समझा? अब तो हर्षवर्धन ने अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए। उसे नोचते हुए कहा, मैं तो पहले ही दिव्यांश और शिवाय की लड़ाई से दुखी था और तुम भी ऐसे ही लड़ने लगे। कहाँ जाऊं मैं? शिवाय ने सुलगती हुई आंखों से राजवीर को देखा और बोला, आप क्यों कहीं जाने लगे चाचू? जाएगा तो यार? राजवीर ने भी गुस्से में शिवाय को देखा और बोला, हाँ तो मुझे भी यहाँ काम करने का शौक नहीं है, चला जाऊंगा। वैसे भी चाचू ने धोखे से बांध कर साइन करवाए थे, खुशी से यहाँ नहीं आया था। अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी गुलामी करते करते अपने सपने तो मैंने छोड़ दिए। राजवीर ने अपने दिल पर उंगली रखकर दबाते हुए कहा, आज भी यहाँ यहाँ दर्द होता है कि क्यों मैंने अपने सपने छोड़ दिए। हर्षवर्धन ने फिर से चिल्लाकर कहा, शांत हो जाओ दोनों, एक और शब्द कहा तो दोबारा से दोनों को मारूंगा। दोनों शांत हो गए। राजवीर ने अपनी कमर पर हाथ रखा और अपने केबिन में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। वहीं सिवाय उसका गुस्सा तो जैसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने एक फ्लावर उठाया और राजवीर के टेबल पर दे मारा और राजवीर की टेबल जो कांच की बनी थी उसका चूरा हो गया। राजवीर ने गुस्से में सिवाय को देखा और फिर अपने बैग को, जिस पर कांच गिर गया था। राजवीर गुस्से में देख तो सिवाय को रहा था, लेकिन अपने बैग के पास गया। उसने अपनी बैग को झाड़ा और फिर उसे सोफे पर रख दिया। सिवाय की नजर सोफे पर गई जहां डाइवोर्स पेपर रखे थे। सिवाय को और ज्यादा गुस्सा आ गया। सिवाय सीधा हर्षवर्धन के सामने जाकर बोला, आपने किसके कहने पर डाइवोर्स पेपर बनवाए? हर्षवर्धन ने कहा, सिवाय तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें सच में रघुवंशी मेंशन से बाहर फेंक दूं। शिवाय ने और ज्यादा गुर्राते हुए कहा, फेंकना है तो फेंक देना, लेकिन जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। आपने किससे पूछकर डाइवोर्स पेपर बनवाए? क्या राजवीर ने आपसे कहा कि रूही से डाइवोर्स चाहता है, या रूही ने आपसे कहा कि वह राजवीर से डाइवोर्स चाहती है, या आपके अंदर खुद इतना दिमाग है कि आपने बिना सच्चाई जाने डाइवोर्स पेपर बनवा दिए? अब हर्षवर्धन सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि उससे कहा तो किसी ने नहीं था। ना तो राजवीर ने उसे डाइवोर्स पेपर बनवाने के लिए कहा था और ना ही रूही ने। उसने तो खुद ही सोचकर डाइवोर्स पेपर बनवा दिए। हर्षवर्धन की चुप्पी देखकर शिवाय ने फिर कहा, अब चुप क्यों हो गए? बताओ ना, आपने किसके कहने पर डाइवोर्स पेपर बनवाए? हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखा तो राजवीर ने अपनी नजर झुका ली, क्योंकि राजवीर ने तो हर्षवर्धन पर अपना गुस्सा निकाला था। डाइवोर्स की बात तो उसने नहीं की थी। शिवाय ने फिर राजवीर को देखकर कहा, तुझसे पूछ रहा हूँ, तू ही बता दे, क्या तूने चाचू को डाइवोर्स पेपर बनवाने के लिए कहा था? राजवीर ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने राजवीर का बैग जो उसने सोफे पर रखा था
उसे उठाया और धड़ाम से जमीन पर फेंक दिया। राजवीर को गुस्सा आ गया और उसने शिवाय का कॉलर पकड़कर उसे एक पंच शिवाय के मुंह पर जड़ दिया। शिवाय को भी गुस्सा आ गया, उसने भी बदले में राजवीर के मुंह पर पंच जड़ दिया। हर्षवर्धन उन दोनों को देखकर चिल्लाता हुआ बोला, पैंथर। थोड़ी देर बाद पैंथर उस केबिन में आया। पैंथर ने उस केबिन की हालत देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं राजवीर और शिवाय एक दूसरे को मार रहे थे। पैंथर को देखकर हर्षवर्धन ने कहा, कॉल द पुलिस। पैंथर की आंखें हैरानी से फैल गई। हर्षवर्धन ने पैंथर के कॉलर पकड़ी और उसे हिलाते हुए कहा, अब क्या तुम भी मेरी बात नहीं सुनोगे? आई सेड कॉल द पुलिस। यह दोनों अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और उनकी कोई बिल नहीं करवाएगा। जब दोनों ने यह बात सुनी तो रुक गए, लेकिन अब हर्षवर्धन रुकने वाला नहीं था। उसने पैंथर को देखकर कहा, जो कह रहा हूं वह करो, वरना तुम भी इनके साथ जेल जाओगे। पैंथर ने तो बड़ी मासूमियत से ना में गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हो मैं इनके साथ जेल नहीं जाऊंगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। हर्षवर्धन ने उन दोनों को देखकर कहा, मारो अब एक दूसरे को दोनों। जब पुलिस स्टेशन जाओगे तब पता चलेगा, और मैं तो आज तुम दोनों की बेल भी नहीं करवाने वाला, और देखता हूँ मेरे अलावा तुम दोनों की बेल कौन करवाता है। हर्षवर्धन ने जैसे ही पैंथर को इंस्ट्रक्शन दिया, पैंथर ने पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी देर में रघुवंशी इंडस्ट्रीज में पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर सारे एम्प्लॉय हैरान हो गए। आज तक रघुवंशी इंडस्ट्रीज में पुलिस नहीं आई थी, लेकिन आज शिवाय ने पुलिस को भी रघुवंशी इंडस्ट्रीज बुला लिया। शिवाय था ही ऐसा, सारे काम वही करता था जिससे हर्षवर्धन चिढ़ता था। थोड़ी देर बाद पुलिस राजवीर और शिवाय के केबिन में पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे के कॉलर को पकड़ा हुआ था और हर्षवर्धन जेब में हाथ डालकर गुस्से में दोनों को देख रहा था। हर्षवर्धन ने जैसे ही इंस्पेक्टर को देखा तो बोला, अरेस्टम। इंस्पेक्टर की आंखें खुली की खुली रह गई। इंस्पेक्टर हर्षवर्धन को जानता था। वह हर्षवर्धन के पास आया। हर्षवर्धन के साथ उसने हैंड शेक किया और बोला, क्या हुआ मिस्टर रघुवंशी? हर्षवर्धन ने कहा, मेरा खून पी कर रखा हुआ है, इसलिए दोनों को लेकर जाओ। इंस्पेक्टर हर्षवर्धन को देखकर राजवीर और शिवाय ने एक दूसरे का कॉलर छोड़ दिया। इंस्पेक्टर ने फिर से हर्षवर्धन को देखकर कहा, मिस्टर रघुवंशी बच्चे हैं, छोड़ दीजिए। हर्षवर्धन ने हैरानी से कहा, बच्चे हैं? इन्हें तुम बच्चा कहते हो या 27 साल के सांड हो गए हैं? इतना कहकर हर्षवर्धन ने राजवीर के सिर में एक मारा और फिर शिवाय का कॉलर पकड़कर उसे हल्का सा खींच कर कहा, और यह इस महीने 26 का कंप्लीट हो जाएगा और तुम इसे बच्चा कह रहे हो? पैंथर ने शिवाय को देखकर कहा, सर इस महीने आपका बर्थडे है। शिवाय ने भी मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। पैंथर ने हंसकर कहा, तो फिर सर पिछली बार की तरह खूब मस्ती करेंगे। तब तक तो दिव्यांश सर भी इंडिया वापस आ जाएंगे, बड़ा मजा आएगा सर। शिवाय ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ यार पैंथर, मैं तो भूल गया था, मेरा बर्थडे आने वाला है। इस बार भी चलेंगे जहाँ पिछली बार गए थे। यार क्या सही लड़कियां थी वहाँ। वहीं हर्षवर्धन ने गुस्से में पैंथर को देखा और उसका कॉलर पकड़कर उसका गला दबाते हुए कहा, यह जगह है यह बात डिस्कस करने की? हर्षवर्धन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह जितना अपने मुस्टंडे भतीजे को संभालने की कोशिश करता, उसके भतीजे उतना ही उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। हर्षवर्धन इंस्पेक्टर की तरह देखकर कहा, प्लीज इंस्पेक्टर ले जाइए इन्हें। इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर रघुवंशी, आपकी रेपुटेशन, रघुवंशी फैमिली की रेपुटेशन का क्या होगा? देखेगा कोई तो क्या कहेगा? हर्षवर्धन ने इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहा, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप इन दोनों को ले जाइए, वरना मेरे हाथों से आज 2 कत्ल हो जाएंगे, एक राजवीर का और एक शिवाय का। और अगर यह पैंथर का बच्चा बीच में आया तो इसे भी जान से मार दूंगा। तो बेहतर होगा कि आप इन दोनों की जिंदगी मेरे हाथों से बचा ले। इंस्पेक्टर समझ गया कि सच में हर्षवर्धन इस वक्त बहुत गुस्से में है, इसलिए उसने शिवाय की तरफ देखकर कहा, चलिए मिस्टर रघुवंशी। शिवाय ने एक नजर हर्षवर्धन को देखा और इंस्पेक्टर के साथ जाने लगा। वह 2 ही कदम चला था कि उसने राजवीर की बाजू पकड़ी और अपने साथ खींचते हुए कहा, चाचू ने तेरी भी रिपोर्ट करवाई है, समझा? चल मेरे साथ, बड़ा जीजा बना फिरता है। राजवीर ने भी अपना हाथ शिवाय से झटकते हुए कहा, हाँ तो चल रहा हूँ ना, तेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, पैर सलामत है मेरे।
इंस्पेक्टर और उसके 4 कांस्टेबल शिवाय और राजवीर को ले जा रहे थे, वहीं शिवाय तो एटीट्यूड के साथ जा रहा था। राजवीर भी अपने कपड़े ठीक करता हुआ चल रहा था। रघुवंशी इंडस्ट्रीज के स्टाफ को लगा कि शायद शिवाय और राजवीर किसी काम से पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अपने-अपने एटीट्यूड में चल रहे थे। किसी को पता भी नहीं चला कि हर्षवर्धन ने उन दोनों को अरेस्ट करवाया है। हीर ने जैसे ही केबिन का गेट खोला, उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। उस केबिन में अब भी सारी जगह कांच बिखरा हुआ था। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ जेब में डाला हुआ था और एक हाथ से अपने सिर को पकड़ा हुआ था। वहीं पैथर अब तक वहां से जा चुका था। हीर ने हर्षवर्धन को देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने जल्दी से जाकर हर्षवर्धन को गले लगा लिया। हर्षवर्धन ने हीर को जैसे ही अपने करीब महसूस किया, अपनी बाहें हीर के कमर पर लपेट दी। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, एक दूसरे को संभाल रहे थे। हीर बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन पूछ नहीं रही थी। वहीं हर्षवर्धन ने थोड़ी देर बाद धीरे से कहा, तुम वापस कब आओगी? अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे सिर में दर्द है। हीर कुछ नहीं बोली, उसने अपनी पकड़ हर्षवर्धन पर कस दी। वह बिना बोले ही हर्षवर्धन को समझाना चाहती थी कि वह तो हमेशा ही हर्षवर्धन के पास है। अमेरिका में एक सुनसान सी फैक्ट्री में एक आदमी चेयर से बंधा हुआ था। वह आदमी देखने में इंडियन था। उस आदमी के चेहरे पर बहुत सारे चोटों के निशान थे, जिससे साफ पता चल रहा था उस आदमी को बुरी तरीके से मारा गया है। वह आदमी बोलने की हालत में भी नहीं था। उसकी आंखें कभी बंद होती और कभी खुल जाती। उसके बिल्कुल सामने वरदान खड़ा था। वरदान ने उसके माथे पर गन पॉइंट की हुई थी कि वरदान ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सौर्य पर अटैक करने की? जानते भी हो सौर्य कौन है? जान है मेरी, बेटा है मेरा, और तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। उस आदमी ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, लेकिन तुम्हारा तो कोई बेटा नहीं है। वरदान ने गुस्से में कहा, सॉरी, बेटा ही है मेरा, और तुम्हें मैं अपने और सॉरी के रिश्ते की एक्सप्लेन दूंगा। औकात देखी है आपने? इतना कहकर वरदान ने ट्रिगर पर अपनी उंगली दबाई, लेकिन गोली उस आदमी को लगती उससे पहले ही वह आदमी गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बेटे को मारना नहीं चाहता था। मुझे तो किसी ने सॉरी को मारने की सुपारी दी थी। वरदान ने ट्रिगर से उंगली हटा ली और बोला, किसने दी मेरे बेटे को मारने की सुपारी? वह आदमी बोला, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं बता दूंगा। वरदान ने हंसकर कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मरने से पहले अगर कुछ पुण्य कमाना है तो बता दो, किसने सौर्य पर अटैक करने की सुपारी दी, वरना गोली तुम्हारे सीने के आर पार होगी। वह आदमी कुछ नहीं बोला। वरदान ने बिना सोचे समझे उसके माथे पर गन को पॉइंट किया और एक ही सेकंड में शूट कर दिया। वह आदमी थोड़ी ही देर में मर चुका था। वरदान ने पीछे पलटकर अपने आदमियों को देखा और बोला, ले जाओ इसे और पता करो इसे किसने सौर्य पर अटैक करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उन आदमियों ने गर्दन झुकाई और हाँ में गर्दन हिला दी। वरदान वहां से चला गया। वरदान अब भी माफिया किंग से जुड़ा हुआ था, यह बात किसी को नहीं पता थी। वरदान ने अपनी छवि बहुत साफ सुथरी कर ली थी, लेकिन वक्त आने पर वह फिर से माफिया किंग बन जाता था। आज भी वह माफिया किंग बनकर ही उस आदमी को शूट करके आ गया। वरदान ने अपनी छवि इसलिए भी साफ की थी क्योंकि वह जानता था अगर वंशिका को इसकी हकीकत का पता चलेगा तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी, और वरदान वंशिका को खुद से दूर नहीं करना चाहता था, किसी भी कीमत पर नहीं। वरदान वहां से निकलकर सीधा शौर्य और दृष्टि के अपार्टमेंट में पहुंचा। वरदान और वंशिका दोनों ही उनके अपार्टमेंट में रुके हुए थे। आज सांझ भी उनसे मिलने आई थी। आना तो दिव्यांश भी चाहता था, लेकिन दृष्टि और शौर्य ने उसे स्ट्रिक्टली आने के लिए मना किया था, इसलिए वह अपने ही अपार्टमेंट में टाइम पास कर रहा था। सौर्य के अपार्टमेंट में सब डिनर कर रहे थे। वंशिका और वरदान दृष्टि को समझाना चाहते थे कि इन सब में दिव्यांश की कोई गलती नहीं है, लेकिन वरदान और वंशिका दोनों की ही हिम्मत दृष्टि से बात करने की नहीं थी। दोनों को
ही वह सही मौका नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। सबने अच्छे से खाना खाया। वही सांझ तो बस चोर नजरों से शौर्य को ही निहार रही थी। शौर्य भी सांझ को नोटिस कर रहा था, लेकिन सबके सामने उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद सब डिनर करके सिटिंग एरिया में बैठे थे। वहीं सांझ किचन में क्रॉकरी साफ कर रही थी। थोड़ी देर बाद किचन में शौर्य पानी पीने आया। शौर्य ने पानी पिया, सांझ के पास रख दिया। सांझ ने वह गिलास भी धोकर एक जगह रख दिया। सांझ ने फिर अपना हाथ नैपकिन से पोंछा और किचन से बाहर आने लगी। तभी शौर्य ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। सांझ को पहले हैरानी हुई, लेकिन वह कुछ कहती उससे पहले ही शौर्य ने हल्के गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम यह सब करके मेरे दिल में जगह बना लोगी? मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं सच में किसी और से प्यार करता हूँ, जिससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो बेहतर होगा कि मेरे आसपास ऐसी हरकतें मत करो जिससे मैं इरिटेट हो जाऊं। सांझ को भी गुस्सा आ गया। सांझ ने अपना हाथ शौर्य के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, अपने दिमाग से यह फितूर निकाल दो कि मैं यह सारी हरकतें आपको इम्प्रेस करने के लिए कह रही हूँ। हर बात पर मुझे इस बात का ताना मत मारा करो कि आप किसी और से प्यार करते हैं। जिससे प्यार करते हैं उसी से करते रहिए, और दिमाग से आप यह फितूर निकाल दीजिए कि मैं आपके आगे पीछे घूमती हूँ, समझे? और यह काम मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको इम्प्रेस करना है, बल्कि इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दृष्टि ने खाना बनाया था, वह थक गई, और बुआ वह हम सब के जूठे बर्तन साफ करती हुई अच्छी नहीं लगती क्योंकि वह बड़ी हैं, इसलिए मैंने साफ कर दिए। सांझ को आज सच में शौर्य पर गुस्सा आ गया क्योंकि शौर्य हर बात पर सांझ को नीचा दिखाने लगता था। सांझ ने अपनी बात कही और वहां से चली गई। वहीं शौर्य हैरानी से सांझ को जाते हुए देख रहा था। यह पहली बार था जब सांझ ने शौर्य को जवाब दिया था। सांझ भी क्या करती, शौर्य की बात सुन सुनकर उसका भी दिमाग खराब होने लगा। सांझ सबके साथ आकर सिटिंग एरिया में बैठ गई और बात करने लगी। शौर्य भी वहीं आ गया, लेकिन सांझ अपने दिल के हाथों मजबूर थी। अब भी शौर्य को चोर नजरों से देख रही थी, और शौर्य भी इस बात को नोटिस कर रहा था। शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा, झूठी कहीं की, अंदर तो बड़े एटीट्यूड के साथ बोल कर आई थी कि मुझे इम्प्रेस नहीं कर रही, लेकिन इसकी आंखें ऐसा लगता है जैसे इसकी ही बात नहीं मानती। मेरे पास सिर्फ रुसवाई के कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आदतों से बाज नहीं आएगी, पागल लड़की। वहीं दिव्यांश तो अपने अपार्टमेंट में सांझ का वेट कर रहा था। वह जानता था कि आखिर वहां क्या बातें हुई। क्या किसी ने दृष्टि को समझाने की कोशिश की कि क्या मिस्टर और मिसेज रजावत ने दृष्टि को समझाया? यही सब सोचता हुआ दिव्यांश सांझ का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज तो जैसे उसके इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही थी। फाइनली थोड़ी देर बाद सांझ अपने अपार्टमेंट में वापस आई। शौर्य ने जो जो सांझ को कहा था, उस वजह से सांझ का दिमाग भी पूरे तरीके से खराब हो रहा था। वहीं दिव्यांश ने जब सांझ को देखा तो जल्दी से उसके पास आया और बोला, सांझ क्या बात हुई वहां? क्या किसी ने दृष्टि को समझाने की कोशिश की? क्या दृष्टि ने मुझे माफ कर दिया? बताओ ना। सांझ का तो पहले ही दिमाग खराब था, ऊपर से दिव्यांश के सवाल उसे और ज्यादा इरिटेट कर रहे थे। सांझ ने हल्के गुस्से में दिव्यांश को देखा और बोला, जीजू मेरी खुद की लंका लगी हुई है, मैं आपको कैसे समझाऊं? वहां कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, आपका नाम भी नहीं लिया किसी ने। बुआ और फूफा जी ने एक बार भी आपका जिक्र दृष्टि दी के सामने नहीं किया। और वह सॉरी, उसे तो जैसे मुझे परेशान करने में मजा आता है। सांझ ने थोड़ा गुस्से में कहा, आपको पता है जीजू, उसे इम्प्रेस करने के लिए मैंने इतने सारे बर्तन मांजे, इतने सारे बर्तन, और वह मुझे ही सुनाकर चला गया। लेकिन आज मैं भी चुप नहीं रही, मैंने भी सुना दिया। क्या करती, बार बार एक ही बात बोलता, किसी और से प्यार करता हूँ, पता नहीं किससे प्यार करता है, पागल लड़का झूठा कहीं का। कहती हुई सांझ अपने कमरे में चली गई। दिव्यांश तो आंखें फाड़े सांझ को देखता रहा। रात के 10 बज गए थे, सांझ अपने कमरे से बाहर नहीं आई। उसे तो अब भी शौर्य पर गुस्सा आ रहा था। अपने फोन में अपने कॉलेज की फोटोज देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश को भी नींद नहीं आई। वह भी अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ बस शौर्य के फ्लैट की बालकनी को निहार रहा था। तभी फ्लैट के नीचे 2 लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। दिव्यांश ने उन गाड़ियों को देखा तो उसमें से 4-5 आदमी बाहर निकले। सबने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। दिव्यांश उन्हें ही देखता रहा। वह सारे आदमी थोड़ा सा आगे चलकर एक आदमी
से मिले। दिव्यांश को उस आदमी की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। उन सारे आदमियों ने उस आदमी से हैंड शेक किया और फिर बातें करने लगे। दिव्यांश उस आदमी की शक्ल देखना चाहता था, लेकिन उस आदमी की शक्ल दिव्यांश को साफ दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी दिव्यांश उन सबको बात करते हुए देखता रहा। थोड़ी देर बाद वह आदमी अंधेरे से निकलकर रोशनी में आया। दिव्यांश ने जैसे ही उस आदमी को देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह आदमी कोई और नहीं, वरदान सिंह रजावत था। दिव्यांश को कुछ गड़बड़ लगी। वह अपने फ्लैट से निकलकर एक बड़े से एरिया को पार करता हुआ उन लोगों के पास गया, लेकिन दिव्यांश छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। वरदान उन आदमियों को देखकर बोल रहा था, वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, मुझे लाकर दो। उसकी हिम्मत कैसे हुई सौर्य पर अटैक करवाने की? मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगा। उसमें से एक आदमी ने कहा, सर, हम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं लग पा रहा है कि सौर्य सर को मारने की कोशिश किसने की। वरदान ने उस आदमी की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, यही तो पता लगाना है। जितनी जल्दी हो सके पता लगाओ। मैं सौर्य को लेकर रिस्क नहीं ले सकता। वह चारों आदमी सिर झुकाकर वरदान के सामने खड़े हो गए और तभी वरदान ने कहा, तुम सब एक बात का पता लगाओ कि क्या इस अटैक के पीछे रणविजय सिंह राणा का हाथ है, और अगर है तो जितनी जल्दी हो सके मुझे उसके हर लिंक की खबर दो। उनमें से एक आदमी ने कहा, जी सर। उन सारे आदमी ने एक एक करके ग्रीट किया और वहां से जाने के लिए बढ़ गए, लेकिन तभी उन चारों के सामने दिव्यांश आ गया। दिव्यांश ने उन चारों को देखा और ताली बजाते हुए कहा कि क्या बात है ससुर जी, माफिया किंग से ताल्लुक रखते हो? वहीं वरदान ने जब दिव्यांश को देखा तो कसकर आंखें बंद कर ली। वरदान की हकीकत शिवाय को तो पता थी, लेकिन दिव्यांश को आज ही पता चली थी। लेकिन दिव्यांश को खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे वरदान पर शक तो पहले ही था, बस उसका शक यकीन में बदल रहा था। उन चारों आदमियों ने पलटकर वरदान को देखा। वरदान ने उंगली से इशारा करते हुए उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। उन चारों आदमियों ने एक बार फिर अपना सिर झुकाया और वहां से चले गए। वहीं दिव्यांश वरदान को देखकर मुस्कुरा रहा था। वरदान ने कहा, अब जब मेरी सच्चाई पता ही चल गई है तो एक मेहरबानी कर दो, वंशिका को कुछ मत बताना। दिव्यांश ने जेब में हाथ डाले और एटीट्यूड के साथ कहा, मैं इतनी मेहरबानी क्यों करूं? मुझ पर तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा। आप अपनी वाली से झूठ बोल रहे हैं ताकि वह आपसे दूर न जाए। और मेरी वाली का क्या? मैं कब तक यहाँ अमेरिका में रहूंगा? मेरा भी तो बिजनेस है, और मैं आपकी तरह माफिया किंग नहीं हूँ जहाँ आदमी मुझसे मिलने आए मुझे बिजनेस मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है। मेरा काम आपसे ज्यादा टफ है। वरदान ने छोटी आंखें की और बोला, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? दिव्यांश ने कहा, आप जानते हैं मैं क्या चाहता हूँ। कुछ भी कीजिए, दृष्टि को मेरे साथ इंडिया भेज दीजिए। वरदान ने कहा, वह मेरे हाथ में नहीं है। दिव्यांश ने कहा, ठीक है, तो मैं भी जाकर सासू माँ को बता देता हूँ कि आपका पति डॉन है। वरदान ने हंसकर कहा, वह जानती है मैं डॉन था। दिव्यांश प्यार से बोला, आपने मेरी बात ठीक से समझी नहीं। वह जानती थी, या हुआ पास्ट, लेकिन यह तो नहीं जानती कि आप अब भी माफिया किंग से जुड़े हुए हैं। मैं जाकर यह कहूंगा, सासू माँ, आपका पति अब भी डॉनगिरी करता है, और बस फिर आप सासू माँ का गुस्सा जानते हैं, वह क्या करेंगी आपके साथ। वरदान को गुस्सा आ रहा था। आज तक वरदान को किसी ने भी ब्लैकमेल नहीं किया था, शिवाय ने भी नहीं, लेकिन दिव्यांश तो सच में शिवाय का ही जुड़वा भाई था, जो वरदान को ब्लैकमेल करते हुए जरा भी नहीं सोच रहा था। वहीं दिव्यांश तो खुश था और मुस्कुराकर वरदान को देख रहा था कि चाहे जो भी हो जाए, उसकी और दृष्टि के बीच में सब कुछ वरदान ही ठीक करेगा। थोड़ी देर बाद दिव्यांश फिर से वरदान को छेड़ते हुए कहा, हाँ तो बताइए ना ससुर जी, क्या सोचा है आपने? वरदान को इस वक्त दिव्यांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वरदान ने फिर भी अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है, मैं दृष्टि को समझाने की कोशिश करूंगा। दिव्यांश ने मुस्कुराकर अपनी एक उंगली ना में हिलाते हुए कहा, नहीं ससुर जी, आप कोशिश नहीं करेंगे, उसे मनाएंगे, उसे मेरे साथ चलने के लिए मजबूर करेंगे। बस एक बार मेरे साथ वापस चली जाए, उसके बाद मैं अपनी दृष्टि को खुद ही मना लूंगा। वरदान ने दिव्यांश को देखा और फिर से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है। इतना कहकर वरदान जाने लगा तो दिव्यांश भी उनके साथ पीछे पीछे चल दिया। वरदान ने पीछे पलटकर दिव्यांश के सीने पर हाथ रखकर कहा, तुम कहाँ जा रहे हो?
दिव्यांश ने कहा, आपके साथ जा रहा हूँ। आप अपने बेटे के लिए दुनिया से लड़ सकते हैं, मैं अपने बेटे को गोद में भी ना लूं। कहते हुए दिव्यांश ने अपने सीने पर रखा हुआ वरदान का हाथ हटाया और सौर के फ्लैट की ओर मुड़ गया। वरदान तो दिव्यांश को जाते हुए देख रहा था, फिर खुद में ही बड़बड़ाता हुआ बोला, सच कहता है हर्षवर्धन, इनके माँ बाप तो चले गए और इन्हें छोड़ गए हर्षवर्धन के सिर पर डांस करने के लिए। थोड़ी देर बाद दोनों ही सौर्य के फ्लैट के बाहर खड़े हुए थे। वरदान ने अपनी जेब से चाबी निकाली और गेट खोल दिया। दोनों ही अंदर आ गए। इस वक्त सौर्य फ्लैट की लाइट ऑफ थी। दिव्यांश दृष्टि के कमरे की ओर जाने लगा तो वरदान ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, क्या कर रहे हो तुम? दिव्यांश ने बड़े प्यार से वरदान का हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और बोला, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करोगे आप करोगे, मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी बच्चे के पास, वहीं सोऊंगा। सुबह जब दृष्टि चिल्लाएगी तो उसे आप समझाओगे। वरदान को सच में अब दिव्यांश पर गुस्सा आ रहा था। वहीं दिव्यांश के हाथ में तो जैसे अलादीन का चिराग लग गया था। वरदान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, दिव्यांश मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं दृष्टि को समझाकर तुम्हारे साथ भेज दूंगा। दिव्यांश ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अभी मैंने नीचे सुना आप भी अपने आदमियों को वक्त नहीं देते, तो मैं क्यों दूं? दिव्यांश दृष्टि के कमरे की ओर चला गया। वरदान तो दिव्यांश को जाते हुए देख रहा था। आज तो सच में दिव्यांश ने वरदान की हालत खराब कर दी। वरदान तो सोच रहा था सुबह उठकर पता नहीं दृष्टि क्या रिएक्ट करेगी। वहीं दिव्यांश दृष्टि के कमरे में गया तो दृष्टि देव को सीने से लगाए सो रही थी। दिव्यांश भी दृष्टि के पास ही लेट गया और बहुत देर तक दृष्टि के चेहरे को ही देखता रहा। दिव्यांश ने देव को दृष्टि से धीरे से अलग किया और उसे अपने पास खींच लिया। दिव्यांश बहुत देर तक अपने बेटे को देखता रहा, कभी उसकी आंखों पर किस करता, कभी उसके गाल पर, कभी उसके माथे पर। बहुत सारा प्यार करने के बाद दिव्यांश ने देव को अपने पास लिटा लिया और उसे अच्छे से कवर कर दिया। दिव्यांश अभी देव को देखता रहा, फिर उसने पलटकर दृष्टि को देखा। दृष्टि अभी सुकून से सो रही थी। दिव्यांश भी दृष्टि के पास आ गया, बिल्कुल दृष्टि के पास लेटकर दृष्टि को निहारने लगा। दिव्यांश ने अपना वेट दृष्टि पर नहीं डाला हुआ था। दिव्यांश दृष्टि को ही देखता रहा। बहुत फुर्सत से वह अपनी शिकंजी को निहार रहा था। दिव्यांश ने हल्का सा झुककर दृष्टि के माथे को चूम लिया और फिर धीरे धीरे उसके गाल को, कान को, नाक को और उसके होठों को छू लिया। थोड़ी देर बाद दृष्टि की आंख खुल गई। दृष्टि ने अपने सामने दिव्यांश को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह कुछ बोलती उससे पहले ही दिव्यांश ने दृष्टि के होठों पर अपना हाथ रख दिया। दृष्टि को गुस्सा आ गया। उसने दोनों हाथ दिव्यांश के सीने पर रख उसे धक्का दे दिया। दिव्यांश संभल नहीं पाया और दृष्टि के बिल्कुल बराबर में गिर पड़ा। दृष्टि फिर से जल्दी से उठी और इधर उधर नजर घुमाकर बोली, मेरा बेटा कहाँ है? दिव्यांश ने मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा नहीं, हमारा सो रहा है, मैंने उसे अभी अभी पालने में लिटाया है। वैसे भी अगर वह तुमसे चिपक कर रहेगा तो उसका भाई या बहन कैसे आएगा? दृष्टि को गुस्सा आ गया और उसने पॉइंट करते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं चिल्लाकर सबको जगा दूं। निकलो मेरे कमरे से। और आप यहाँ आए कैसे? दृष्टि ने आसपास नजर घुमाई तो उस कमरे में सिर्फ एक खिड़की थी और उस खिड़की से इतने लंबे चौड़े आदमी का कमरे में आना पॉसिबल नहीं था। दृष्टि इतना तो समझ गई कि हो ना हो दिव्यांश गेट से ही अंदर आया। दिव्यांश ने दृष्टि की उंगली पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया। दृष्टि अपना बैलेंस नहीं बना पाई, सीधा दिव्यांश के ऊपर जाकर गिरी। दिव्यांश ने कहा, बुलाओ, डरता नहीं हूं मैं, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, जिसे बुलाना है बुला लो, आज तो मैं ऐसे ही सोऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। दृष्टि अपने आप को दिव्यांश की बाहों से छुड़ाना चाहती थी, लेकिन दिव्यांश ने तो बहुत कस के दृष्टि को पकड़ा हुआ था। और तो और दिव्यांश ने करवट लेकर दृष्टि को अपने नीचे कर लिया। दृष्टि फिर से चिल्लाने को हुई तो दिव्यांश ने इस बार दृष्टि के होठों पर अपने होठ रख दिए। दृष्टि की आंखें हैरानी से फैल गई और दिव्यांश उसे किस करने लगा। दृष्टि दिव्यांश को खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन दिव्यांश तो दृष्टि से हिला भी नहीं। एक मीठी सी किस के बाद दिव्यांश थोड़ा सा दृष्टि से दूर हुआ, उसके गाल पर हाथ लगाकर बड़े प्यार से कहा, मुझे तो याद भी नहीं दृष्टि, मैं तुम्हारे करीब आखिर बार कब आया था। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।